Hello and welcome to my channel. This is gonna be the very first video of my YouTube channel और sadly पहली वीडियो ही बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक और सैड होने वाली है। अभी भी देखो मैं कितना ज्यादा सैड आपको लग रहा हूँ। हंसदे चेहरे का मतलब नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख नहीं होता, वही इस टाइम मेरा भी हाल है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दें। तो बेसिकली मैंने बैचलर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। और मैंने सेम ईयर ही अपना मास्टर्स के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया और मुझे एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन कहा जाता है, उससे मुझे एक्सेप्टेंस आ गई। उसके अलावा भी मुझे 2-3 यूनिवर्सिटीज से एक्सेप्टेंस आ गई थी। ऑल्दो मेरा सीजीपीए बहुत ज़्यादा कम था, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं था, 3 से कम था। तो सबसे पहले तो मैं उन सब सीनियर्स पे लानत भेजना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में आते ही बोला था कि पढ़ने की जरूरत नहीं, सीजीपीए मैटर नहीं करता। अगर मुझे पता होता कि मैंने यूएसए के लिए या किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई करना है, वहां पे सीजीपीए इतना ज्यादा मैटर करता है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो मैं भाई उन सबको मिडिल फिंगर दिखाता और पढ़ने बैठ जाता। बस वही ना, बस मैं एक डिल्यूजन में रहा और मैंने इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं की। ऑल्दो मैंने पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे माइंड में इतना ज्यादा कुछ बैठता नहीं था। सो ऊपर से इंजीनियरिंग थी और मैथ्स और फिजिक्स तो मेरे जहन में बिल्कुल ही कोई नहीं बैठते थे। बट फिर भी 2.8 सीजीपी इज नॉट वेरी बैड, है ना? थोड़ी सी यार इंकरेजमेंट दे दो, इतना भी बुरा नहीं मेरा सीजीपीए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर थोड़ी सी तसल्ली दो, मेरे डिल्यूजन को फीड करो थोड़ा सा। चलो खैर, तो मैंने बैचलर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूटी लाहौर से। ओके, द सेम ईयर मैंने अगस्त में अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया वेरी अनएक्सपेक्टेडली, जो कि बिल्कुल भी मुझसे तवक्को नहीं थी कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे खतरनाक सर्कमस्टांसेस बन गए थे जो किसी भी नॉर्मल पर्सन के साथ अगर हो तो भाई वो अपना सब कुछ माइंड शाइंड खो के बैठ जाए। बट मैंने वो सब फेस किया और अच्छे से ग्रेसफुली अपनी डिग्री सबके साथ पूरी की। ओके, वो वाली स्टोरी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। मेरे साथ डिग्री के 4 सालों में, मेरी यूनिवर्सिटी के 4 सालों में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है और बहुत ज्यादा गलत गलत चीजें भी हुई हैं। गलत चीजें से मुराद ये है कि मतलब एकेडमिकली बहुत ज्यादा हार्डशिप्स को मुझे ज्यादा फेस करनी पड़ी। तो ओके, वो वाली स्टोरी फिर किसी दिन। ओके, 22 दिसंबर को मैंने अपनी इस्लामाबाद की गाड़ी वगैरह पिक कर ली थी। मेरे फादर मेरे साथ जा रहे थे, तो हमने गाड़ी वगैरह पिक कर ली अच्छी सी ना, टिकट्स वगैरह भी बुक कर लिए। तो मुझे तो भाई, मैंने बहुत कोशिश की मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद ना आई। रात के 1:30 बजे मेरी गाड़ी निकलनी थी सियालकोट से इस्लामाबाद के लिए। मुझे तो, मैंने बहुत कोशिश की सोने की कि चलो जाने से पहले मेरी नींद पूरी हो जाए, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। ठीक है, मैं तैयार श्यार होके फुल अच्छे से प्यारी सी ड्रेसिंग करके, बहुत प्यारा क्यूट हैंडसम हॉट व्हाटएवर सब कुछ लग रहा था मैं। खैर तैयार श्यार होके गाड़ी में बैठा, गाड़ी में भी मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा चलो सो जाओ यार, सो सोना अच्छा ही होता है यार। इसी बात, आपके एनर्जी लेवल्स भी थोड़े से बहाल हो जाते हैं और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। ओके, सब मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बस मैं यही सोचता रहा कि मुझे तो आज वीजा मिल जाना है, मुझे तो वीजा मिल जाना है, मेरा वीजा तो अप्रूव हो जाना है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। मैं वैसे नेचुरली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मुझे तो वीजा मिल जाना है, क्योंकि मेरी तैयारी ऐसी है, मैंने अपने क्वेश्चन आंसर ऐसे तैयार किए हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए आगे इतना एक्सट्रीम शॉक वेट कर रहा है। लेकिन खैर मुझे तो नहीं पता था। मैं भी फुल चिल माहौल में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल टोर एरोगेंस वटएवर हर चीज के साथ मैं गया इस्लामाबाद। मैं सीधा पहुंचा इन ड्राइव लेकर इस्लामाबाद एम्बेसी। ओके, अच्छा, इस्लामाबाद एम्बेसी वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे बेसिकली बना हुआ है। ऐसी पहाड़ी एरिया है वो काफी, और ग्रीनरी भी है काफी, और बहुत ही फ्रेश एटमॉस्फेयर था वहां का। मैंने ऊपर से फोन पे भी मैप लगाया हुआ था एम्बेसी का। तो जहां पे मुझे उस ड्राइवर ने उतारा, वो आगे उससे 4 किलोमीटर और आगे जाना था, जहां पे यूएसए की एम्बेसी थी। मैंने कहा इसने इतनी बाहर ज्यादा क्यों उतार दिया? फिर उसने बताया कि एम्बेसी काफी आगे है और हमें सिर्फ यहीं तक आने की इजाजत होती है, तो आप यहाँ से तशरीफ लेके नीचे उतर जाए। तो हम नीचे उतर गए। उसके बाद फिर मैंने मैप लगाया, मैंने सोचा चलो पैदल ही यूएसए की एम्बेसी चले जाता हूँ। मुझे नहीं था शटल सर्विस का, मुझे पता था अब, लेकिन मुझे समझ नहीं था शटल में बैठना कहाँ से। अच्छा, तो खैर पूछ आके मैं इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर पहुंचा। वहां पे ऑलरेडी इतना ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा रश था। मोस्टली तो वहां पे पठान थे। बाद में पता चला वो सब पठान बेसिकली दुबई वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, और अजीब बेहंगम वहां पे सिस्टम था भाई, बहुत ही अजीबोगरीब सिस्टम पठानों ने मचाया हुआ था। नो हेट टू पठान्स, पठानों के बीच में घुस गया वैसे।
मुझे लगा कि चलो इनके साथ ही सारा कुछ होना है, मुझे लगा सारे यूएसए के लिए आए हुए हैं, मैं उनके बीच घुस गया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं अकेला तो यूएसए वाला ऐसा नहीं इतना तैयार शहर हो क्या आ सकता। तो मैंने फिर एक उधर थे लॉकर वाला बंदा था जो लोगों का सामान लेके लॉकर के अंदर गया था, मैंने उससे पूछा कि मैंने यूएसए एम्बेसी जाना है, कहाँ से जाऊँ? उसने कहा यहाँ यहाँ से फला फला जगह से जाना है, इधर से जाना है। मैंने कहा अच्छा, मेरा तो रूट ही अलग है। मैंने लेकिन उससे पहले भी काफी सारे प्रोटोकॉल थे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक डेस्क था, इंफॉर्मेशन डेस्क टाइप था, वहां पे एक फीमेल बैठी हुई थी, उसने मुझसे साइन करवाया और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरे से ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डेस्क था जिसपे से मैंने अपना शटल का वो रसीद ले ली। 1300 रुपए की उसने मुझे सिर्फ रसीद दी, छोटी सी, जिसपे क्यूआर कोड भी लगा हुआ था। उसे मैंने वो रसीद ली और उसके बाद मैं शटल वाली जगह पे पहुंच गया। अच्छा, शटल पे मैं जब पहुंचा ना, तो वहां पे 2 पठान लड़कियां थी। तो वो वहां पे ना शटल का एक बड़ा सा एरिया, बड़ा सा यार्ड बना हुआ था, एक एरिया बड़ा सा ना सेम टाइप बना हुआ था, वहां पे सारे खड़े होकर वेट कर रहे थे। वहां पे 2 पठान लड़कियां थी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शटल लेनी कहाँ से है। शटल एक खड़ी तो थी लेकिन उससे लोग उतर रहे थे और वो उतार के चली गई। तो मैंने उन पठान लड़कियों से पूछा कि शटल कहाँ से जाएगी। उन्होंने कहा ऐसे, उन्होंने कुछ मुझे उनकी बोली वैसे टू उन्हें समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने बोला कि वो आगे जाके वहां से आपने यहाँ पे खड़े होना है। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैं आगे चला गया। मुझे लगा शायद वो बाहर ना एक छोटा सा वो बना हुआ था, एग्जिट के लिए गेट बना हुआ था, मुझे लगा कि इसके अंदर से जाना है शटल के लिए। तो वो मैं एग्जिट के गेट के अंदर जाके एम्बेसी से एग्जिट हो गया दोबारा। फिर उसने मुझे, एक गार्ड ने बोला कि ये तो एग्जिट है, आपने शटल के इधर खड़े होकर वेट करना। फिर मैं वापस आया, फिर मैं वहां जाके चुप करके खड़ा हो गया। फिर कुछ देर बाद शटल आई। शटल बेसिकली क्या है, एक प्यारी सी बस ही होती है, जिस तरह आजकल लाहौर में पता है वो चल रही है, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, बहुत ही प्यारे क्यूट सी कोरियन टाइप बसेस थी, वो उन्होंने बनाई हुई थी। अच्छा, उसके अंदर हम सवार हो गए, काफी सारे बंदे थे मेरे साथ, 3-4 तो हम यूएस के ही कैंडिडेट्स थे, उसमें से काफी सब फ्रांस के थे, कुछ नॉर्वे के थे, एटसेट्रा, इसी तरह के मिक्स थे। 10-12 बंदे उस शटल में बैठे। उसके बाद ड्राइवर ने स्टार्ट किया और हम चल पड़े एक प्यारे से रूट पे। अच्छा, जो गाड़ी आगे जा रही थी, गाड़ी के साथ साथ वो ये भी अनाउंस कर रहे थे गाड़ी के अंदर कि कौन कौन सा स्टॉप अभी आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर टर्की की एम्बेसी आ रही है तो अनाउंस होता है कि टर्की की एम्बेसी आ गई है, और अगर फॉर एग्जांपल फ्रांस की है तो फ्रांस की आ गई है। मतलब काफी सारे कंट्रीज की वहां पे एम्बेसीज थी। फॉर एग्जांपल नाइजीरिया की भी एम्बेसी थी, और जो देखे मुझे काफी हैरानी हुई कि मतलब आम से आम और अजीब से अजीब मुल्कों की भी वहां पे एम्बेसी थी। शायद नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी भी थी, नहीं, नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी शायद थी, आई डोंट नो। बारी बारी सब अपने एम्बेसीज पे उतर गए। अब हम सिर्फ यूएसए वाले रह गए। अब लास्ट पे, सबसे लास्ट पे जो शटल रुकती है वो यूएसए एम्बेसी के स्टॉप पे रुकती है। हाँ, और एक और चीज, जो एम्बेसीज थी उन सब ने, जो उनका आर्किटेक्चर था एम्बेसीज का, हर एम्बेसी का, फ्रांस का, कोरिया का, जर्मनी का, उन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से उस आर्किटेक्चर को डिजाइन किया था। हर उसका एस्थेटिक उनके अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो कि मुझे काफी इंप्रेसिव और कूल बात लगी। अब हमारी बारी आ गई यूएस एम्बेसी की, वो लास्ट स्टॉप था उस शटल का। अच्छा, हम सब वहां पे उतर गए, बड़ी ही प्यारा मौसम था, बड़ी प्यारी क्यूट सी धूप निकली हुई थी। पता है सर्दियों में धूप कितनी प्लेजेंट लगती है। धूप निकली हुई और आसमान भी फुल ब्लू ब्लू सा, और इधर उधर ग्रीनरी, मतलब एक खूबसूरत सुहाना सा प्यारा सा दिन था। यूएस एम्बेसी के भी बाहर ही एंट्रेंस पे एक छोटा सा विंडो बनी हुई थी, जहां पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के, उनसे एक स्टिकर लगता है हमारे पासपोर्ट के ऊपर, वो पासपोर्ट के ऊपर हमें वो स्टिकर लगवाना होता है। अच्छा, उसके बाद हम सब एंटर होते हैं यूएसए की एम्बेसी के अंदर, जो कि काफी ठीक ही बनी हुई थी। मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा उसके पिक्स वगैरह देखी थी, अच्छी थी। ऊपर बनी मंजिल पे बेसिकली उनका सारा सिस्टम होता है, जो भी होता है वीजा इंटरव्यूज का। अच्छा, ऊपर गए, ऊपर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने एक विंडो पे जाना है, वहां पे चले जाए। अच्छा, मैं उस विंडो पे गया। बेसिकली वहां पे मुझे पहले आइडिया तो था कि वो उस विंडो पे थंब के और फिंगर्स के प्रिंट्स लेंगे। हर मैं वहां पे चला गया, और यहाँ पे काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनका F1 वीजा स्टार्ट हो गया। बेसिकली एक फॉरेनर ही बैठी हुई थी और वो हमसे सिर्फ हमारे फिंगरप्रिंट्स ले रही थी। अच्छा, उसने मेरे से भी फिंगरप्रिंट लिए, मैंने उसे जाके बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट किया। काफी प्लेजेंट लेडी थी वो। तो उससे खैर हमने फिंगरप्रिंट्स दे दिए। फिंगरप्रिंट दे के अब उस फिंगरप्रिंट की विंडो से थोड़ा सा आगे ही F1 वीजा और यूएस के सब वीजाज की विंडोज लगी हुई थी। बेसिकली बनी 4 विंडोज थी, लेकिन 3 विंडोज ही फिलहाल एक्टिव थी, और हमें नहीं पता था कि तीनों विंडोज में से हम कहां पे चले जाएंगे, क्योंकि वो विंडो आगे थी और हम पीछे सब लाइन बना के मिक्स होकर खड़े हुए थे। हमें नहीं पता था कि कौन सी विंडो पे हम जाएंगे। एक विंडो पे बैठी हुई थी एक व्हाइट लेडी बैठी हुई थी, जिसका वियर्ड सा हेयर कट था, यहाँ से उसने फेड करवाया हुआ था, बाल एक तरफ फेंके हुए थे। दूसरी तरफ से एक और लेडी बैठी हुई थी, वो थी एफ्रो अमेरिकन लेडी थी बेसिकली, और थोड़ी थोड़ी जेंडेया जैसी लग रही थी, आप कह लो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो बैठा हुआ था बाबा,
अनफॉर्चुनेट बाबा जिसकी वजह से मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ, वो खड़ूस बाबा उस विंडो पर बैठा हुआ था और मेरे वहम गुमान में बिल्कुल भी नहीं था कि मेरा इस बंदे के पास वीजा इंटरव्यू देने जाऊंगा। मैं चुप करके खड़ा रहा, इवन मुझसे कोई सवाल भी पूछ रहा था ना, ऑल्दो मैं बहुत एक फ्रेंडली इंसान हूँ, मैं सबको बस करके बस जवाब दे रहा था कि मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था कि जो पकड़ा जाए। खैर आई वॉज नॉट स्केर्ड एट ऑल, बट फिर भी आई वॉज जस्ट बीइंग सेफ। जब मेरी लाइन खत्म हो रही तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बारी इस बंदे के पास आएगी, इस मेल वीजा ऑफिसर के पास आएगी, जो देख के ही बहुत ज्यादा खड़ूस लग रहा था, रूड लग रहा था। लिटरली उसके पास एक लड़का इंटरव्यू देने गया, मेरे से काफी आगे था, उसको इंटरव्यू देने गया, उसको वो जवाब अभी रिप्लाई दे रहा था उसके सवाल का, उसने बीच में से ऐसे करके टोक दिया, ऐसे करके टोक दिया। लिटरली दिस इज सो फकिंग रूड। ओके, सो अब जो कोई बंदा जाता था, दूसरा पीछे से जब आना होता था ना, वो ऐसे करके बुलाता था, ऑब्वियसली हम तुम्हारे पास ही आ रहे, तो ये बहुत ही अननेसेसरी जेस्चर था उसका, और बहुत ही रूड और एरोगेंट और कॉन्डिसेंडिंग तरीके से वो ऐसे सबको बुला रहा था, ऐसे करके। एक कपल था जिनका पता नहीं, आई गेस विजिट वीजा था या कोई फैमिली वीजा टाइप था, तो वो बेचारे बहुत ज्यादा स्केर्ड थे। वो कह रहे थे कि यार ये बाबा तो किसी को भी वीजा नहीं दे रहा, पता नहीं हमारा क्या होगा। अच्छा, उस कपल में ना जो एक लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा शार थी, ठीक है। उसने ना साथ वाली लेडी की तरफ जाने की कोशिश की, वो ना अपनी लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में ना जाके विंडो पे जाके वेट करना शुरू हो गई, जहां पे ऑलरेडी लोग वेट कर रहे थे कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू दूं, क्योंकि वो जो लड़की थी ना साथ वाली विंडो वाली, वो लड़की अच्छी थी, उसने मेरे सामने एक दो स्टूडेंट्स को ब्लू स्लिप दी थी। ब्लू स्लिप बेसिकली क्या होती है? ब्लू स्लिप होती है कि आपका जब वीजा अप्रूव हो जाता है ना, तो आपको ब्लू स्लिप मिलती है, ऊपर लिखा होता है योर वीजा इज अप्रूव्ड, ठीक है। खैर उसने जब देखा कि ये लड़की वीजा अप्रूव कर रही है, उसने उस तरफ मूव कर गई, उसकी विंडो की तरफ। अब पीछे से वो उनके स्टाफ मेंबर थे जिन्होंने पास शास पहने थे, पाकिस्तानी थे, वो बड़ी शार थे, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम आप इस साइड पे, आप इसी विंडो पर, आपको ये विंडो साइन की गई है, इस साइड से ये वाले जाएंगे, उस साइड से वो वाले जाएंगे, ठीक है। वो फिर बेचारी जो बड़ा ही सराय किया कि वो दूसरी वाली विंडो पर ही जाए, फिर उसे वापस ला के उधर ही खड़ा कर दिया। अच्छा, मेरे आगे उनसे भी आगे एक बूढ़ी आंटी थी जिसका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने ट्रांसलेटर की मदद से इंटरव्यू दिया, लेकिन उनको ब्लू स्लिप मिली, जो कि हम सब खुश हो गए कि यार चलो एटलीस्ट दे तो रहा है। बट वो बूढ़ी आंटी थी और उनका इमिग्रेशन का आई गेस मसला था, तो इस वजह से उनको ब्लू स्लिप मिल गई। अब उस कपल की बारी आई, ठीक है। उनका सवाल जवाब हुआ, उसने उनकी तरफ, वीजा ऑफिसर ने उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, वो अपना टाइप कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग जवाब दे ही जा रहे हैं, वो भी बड़ी रूडली जवाब दे रहे हैं, मुस्कुरा ही नहीं रहे, अजीब सा मुझे लगा था। खैर उनको मिल गई अनएक्सपेक्टेडली पिंक स्लिप। पिंक स्लिप का मतलब ये होता है कि आपका थोड़ा सा सोशल मीडिया चेक होगा, और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको 1 या 2 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, उनको पिंक स्लिप मिल गई, मैंने उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहा और वो वहां से चले गए, और वो उस पर भी खुश नहीं थे। खैर जब मेरी बारी आने लगी, मेरी बारी पे एक बहुत ही वियर्ड चीज हुई जब मेरी बारी पे उस विंडो पे जाने लगा ना, तो वो वीजा ऑफिसर ने क्या किया कि वो विंडो नीचे करके ना चला गया। हम सब परेशान हो गए, मैं पीछे देख रहा हूँ, सब इधर देख रहे हैं, मैंने कहा ये क्या हुआ है, कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर आई गेस पानी पीने गया होगा, चाय पीने गया होगा, पता नहीं क्या करने गया होगा, जो भी करने गया होगा। खैर थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया, फिर उसने मुझे ऐसे इशारा किया, मैंने कहा आज आ रहा हूँ, तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। खैर उसने मुझे बुलाया, तो मैंने लेकिन उसे बड़े ही अच्छे तरीके से ग्रीट किया, मेरे जैसा ग्रीट भाई किसी ने नहीं किया था। अच्छा, मैंने उसे जाते ही मैंने कहा गुड मॉर्निंग ऑफिसर, हाउ आर यू। उसने कहा गुड मॉर्निंग, फाइन, ऐसे वियर्ड से स्माइल दी उसने, ऐसे करके ना, तो उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स मेरे मांगे, फिर मैंने उसे पासपोर्ट और अपने I-20 यूनिवर्सिटी का I-20 उसके हैंड ओवर कर दिया। ओके, अब शुरू होने लगा है मेन पार्ट, जो कि है सवालात जवाबात का। उसने मेरे से क्या क्या सवाल पूछे, अभी मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नहीं, कोई ब्रेक नहीं है अच्छा खैर, अच्छा सबसे पहला सवाल उसने मेरे से क्या किया, गुड मॉर्निंग के बाद उसने मेरे से पहले सवाल किया, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। मैं तो फुल तैयार होकर आया था, फुल कॉन्फिडेंट था, मैंने फुल अपनी तैयारी की हुई थी कि मुझे क्या जवाब देना है क्या नहीं। मैंने अपना भाई फुल कॉन्फिडेंटली उसे जवाब दिया कि इसमें ये है और ये है, इसमें मुझे ये सीखने को मिलेगा। अपना यूनिक जवाब भी मैंने उसे दिया था, ये नहीं कि रट्टा रटा जेनेरिक आंसर नहीं, यूनिक जवाब ही देना होता है। अच्छा, मैंने उसे जवाब दिया, उसने कहा ओके। उसके बाद उसने पूछा मैंने और कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, हाउ मेनी अदर यूनिवर्सिटीज हैव यू अप्लाइड टू। मैंने उसे बताया आई हैव अप्लाइड टू 2 अदर यूनिवर्सिटीज, पे मैंने उनके नाम बताए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ठीक है, मुझे लग रहा था, मुझे शक पड़ा था कि शायद मेरी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, जो मैंने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की है, जिनमें मैंने अप्लाई किया है, वो उसे मेरे यहाँ से इतनी खास शायद पसंद नहीं आई। खैर कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि हु इज गोइंग टू बी माय स्पॉन्सर। मैंने कहा मेरे फादर। फिर उसने पूछा वो क्या करते हैं, फिर मैंने उन्हें उनकी कंपनी का नाम बताया। अच्छा, वो मेरी कंपनी का नाम थोड़ा सा अजीब था मेरे अब्बू की, तो उसने बोला
व्हाट, मैंने कुछ समझ नहीं आई थी। तो मैंने फिर उसे दोबारा एक्सप्लेन किया कि ये नाम है, और उसके बाद फिर मैंने ये एक्सप्लेन किया कि वो क्या क्या करते हैं बेसिकली अपने बिजनेस के अंदर। तो खैर उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि आपकी लास्ट ग्रेजुएशन कब थी। मैंने कहा कि रिसेंटली मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, बैचलर्स की, इसी अगस्त में। उसके बाद फिर उसने मेरे से पूछा कि आपका सीजीपीए क्या था। मैंने बताया मेरा सीजीपीए इतना 2.75 था। जब उसने मेरे से मेरी लास्ट ग्रेजुएशन के बारे में और सीजीपीए के बारे में पूछा, तब आहिस्ता आहिस्ता मेरी थोड़ी सी, मुझे लग रहा था केस थोड़ा सा डामाडोल हो गया था। खैर उसने मेरे से सीजीपीए पूछा, उसके बाद फिर उसने मेरे से एक अजीब इंतहाई अननेसेसरी एक्सप्रेशन के साथ पूछा ऐसे करके, एंड व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन, ऐसे करके ना, एंड व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन, ऐसे करके उसने मेरे से पूछा। फिर मैंने उसे बताया कि मैं आके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ये गलती की कि मैंने यहाँ पे उसे बहुत ही एक्स्ट्रा और शायद अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे दी। मैंने उसे बताया कि मैं अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही, और फिर मैंने उसके बाद ये भी बता दिया कि मैं अपने माँ बाप की इकलौता बेटा हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, और फिर मैंने उसके साथ ये भी बता दिया कि मैं यहाँ पे आके शादी करना चाहता हूँ। शायद मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने उसे अननेसेसरीली सारी डिटेल्स पहले ही दे दी कि मतलब होम टाइज में उससे कोई मसला पेश नहीं है, होम टाइज के जवाब पे मेरा रिजेक्शन ना हो, और होम टाइज पे हुआ भी नहीं। अच्छा, फिर जो ये सवाल उसने किया ना, साथ उसने कहा I'm sorry, I don't think that you are eligible for non-immigrant visa for today. I was shocked. I was shocked. बहुत ज्यादा shocked था मैं। मैंने सोचा नहीं था, एकदम जिस तरह ना, भले कैसे फील हुआ था मैं बताता हूँ। जैसे कोई चीज ना एकदम जैसे मैं गिर गया हूँ, बहुत ऊंचाई से उड़ते उड़ते मैं एकदम गिर गया हूँ जमीन पे, और एकदम ना वो इर्द गिर्द मेरे ना ब्लैक ब्लैक भी आ गया, डार्क हो गया एकदम। I was like what? तो उसने कहा, फिर उसने मेरा सारे पासपोर्ट वगैरह वापस दे दिए और डॉक्यूमेंट्स वापस दे दिया। उसने कहा you do not qualify for non-immigrant visa and the reasons are written on this white slip, the most dreaded white slip, जिसके बारे में मैं बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि मुझे वो मिलेगी। वो उसने मुझे पकड़ाई और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इधर चेप दूंगा तस्वीर, जो भी मेरा व्हाइट स्लिप थी उसके ऊपर जो लिखा हुआ था। यानी कि होम टाइज से मेरा मसला नहीं था, उसने बस कोई जवाब बनाया था कि उसने मुझे वीजा नहीं देना था। ऑल्दो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे ये था कि ब्लू स्लिप तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी भाई, मैं घर से भी तैयार ही माइंड रखा था, मुझे तो ब्लू स्लिप मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड माय केस वाज प्रीटी स्ट्रांग एंड आई वाज अ स्ट्रांग कैंडिडेट एंड माय इंग्लिश वाज क्वाइट गुड टू। एंड जो प्रोसेस इंटरव्यू था वो बहुत ही स्मूथ चला, बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर हुए, और इवन कि मेरा, आपको बताए, मेरा इंटरव्यू सबसे शॉर्ट गया था। क्यों? क्योंकि मैंने, उसने बैक टू बैक क्वेश्चन किए, मैंने बैक टू बैक आंसर दे दिए, स्मूथ इंटरव्यू गया, कोई हसल नहीं। वरना मेरे से पहले जितने भी मैंने देखे थे, हर बंदा को कम से कम 5 से 10 मिनट लग गए थे, मेरे 2 से 3 मिनट में इंटरव्यू हो गया। अच्छा भाई, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे व्हाइट स्लिप मिलेगी। मैंने भारी हाथों से, मुझे समझ नहीं आ रही अभी हो क्या रहा है। अब इसके बाद जो कुछ होता है ना, वो सब कुछ ऑटो पायलट पे होता है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी कहीं और चली जाती है, आप फुल शॉक में होते हो। जब आप शॉक में होते हो तो आप कॉन्शियस नहीं होते कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो सब कुछ जो मैंने किया ऑटो पायलट पे ही किया। अब इससे मुझे एक चीज याद आई, जब मैं लाइन में वेट कर रहा, तो वहां पे ना साथ वाली विंडो पे एक लड़की का ब्लू स्लिप मिली, उसका वीजा अप्रूव हुआ था। मैंने उसे कांग्रेचुलेशंस बोला, उसने मेरे तरफ देखा भी नहीं, वो सीधा चली गई खुश करके। तो मुझे बड़ा वियर्ड लगा, मेरा माइनस ऑरा हो गया, माइनस 1000 ऑरा मेरा उधर ही चला गया। तो भाई मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने इधर उधर देखा, किसी ने नोटिस तो नहीं किया, वाकई किसी ने नोटिस नहीं किया था कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला उस पर। खैर उस पॉइंट पे समझ आई कि क्यों उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। क्यों? जब आपका वीजा लगता है, रिजेक्ट होता है, वो जो रिजल्ट आपके हाथ में होता है ना, वो इतना ज्यादा शॉकिंग होता है कि आपको इर्द गिर्द की खबर नहीं रहती फिर। और लिटरली जब मुझे उसने व्हाइट स्लिप दी, जब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वापस जा रहा था, मैंने बिल्कुल भी लाइन की तरफ देखा ही नहीं। मैं भूल गया था कि लाइन भी पीछे एग्जिस्ट करती है, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे देख के जज कर रहे हैं कि इसका वीजा नहीं लगा। उससे मुझे फिर समझ आया कि भाई बहुत ज्यादा शौक होता है बंदे को उस टाइम। मैं बहुत ज्यादा शौक था, अपने डॉक्यूमेंट लेके मैं बाहर जा रहा था, मैं बाहर जाने का दरवाजा ढूंढ रहा था, मुझे बाहर जाने का दरवाजा भी नहीं मिल रहा था, बट मैं बहुत ज्यादा शौक था। मैं बाहर गया, भारी कदमों के साथ बाहर जा रहा हूँ। मैं लिटरली मैं सोच रहा था कि भाई इधर कोई एटम बम फटे, सब कुछ उड़ जाए, कोई हम पे हमला कर दे इंडिया हमला कर दे, इधर हम सब कुछ तो बात हो जाए। खैर फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहा था भारी कदमों के साथ। अब मेरे फादर बाहर वेट कर रहे थे, और ज्यादा शर्मिंदगी मुझे यही हो रही थी कि यार मैं किस मुंह के साथ बाहर जाऊं, उनको कैसे बोलूंगा मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। वो क्या सोचेंगे कि ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझे तो वीजा मिल जाना, मुझे तो वीजा मिल जाना। खैर मैं उसी वाइट स्लिप के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने फादर के पास गया और उनको जाकर बताया वीजा नहीं लग सका मेरा। तो उन्होंने तो तसल्ली दी कि चलो कोई मसला नहीं, क्या हो गया, खैर है। बट आई वॉज सो फकिंग शॉक्ड, आई वॉज सो fucking shocked, because वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रिजेक्शन थी। बिकॉज मुझे कभी रिजेक्शन नहीं मिलती,
क्योंकि इनको इंसान मुझे रिजेक्ट करे फर्स्ट ऑफ ऑल, एज फार एज रिलेशनशिप और ह्यूमन की बात है, मुझे कोई रिजेक्ट कर नहीं सकता क्योंकि किसी की इतनी हैसियत है नहीं है। मजाक करो यार, मजाक करो प्लीज, मुझे बुरा मत समझना, मैं वैसे ही मजाक करूंगा। अच्छा, क्योंकि मैंने कभी ट्राई भी किया, इसलिए मुझे कभी रिजेक्शन भी नहीं मिली। कैसा गाड़ी में बैठ गया, उसके बाद मेरे घर आने तक जो कुछ भी हुआ ऑटो पायलट ही हुआ। और वो लिटरली यार ऐसी सिचुएशन होती है कि ऐसे लगता है कि आप एक ख्वाब देख रहे हो, बुरा ख्वाब देख रहे हो, आप अभी उठ जाओगे। मतलब वो कुछ भी ना रियल नहीं लग रहा होता, वो सब कुछ रियल लग रहा होता है। तो खैर मैं घर से मेरी मदर का भी कॉल आया, वो कहते कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, खैर नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई कर लेना। बट मैं तो बहुत ज्यादा शॉक था यार, मैं इतने ख्वाब से जाके बैठ गया था। मैं तो लिटरली मैं सब कुछ पैक करके बैठ गया था, सब कुछ नहीं, अपना आधा सामान पैक करके बैठ गया था। मुझे पता था मुझे वीजा मिल जाना और मैंने तो यहाँ से चले जाना, इसलिए मैं अपना टैची केस वगैरह में कपड़े शपड़े सब कुछ ठूस के पैक करके बैठ गया था कि मैं तो यूएस से जा रहा हूँ। ओ भाई, मुझे जो ऐसा शौक लगा ना, मुझे ऐसे किसी ने ऐसा लग रहा था मैं एक बहुत ऊंची उड़ान भर रहा था और मैं फुल जमीन पे आकर पटका मुझे किसी ने भाई बहुत जोर से। थोड़ा सा रोया था, इतना ज्यादा रोना मुझे आता नहीं है, थोड़ा रोया था और बाकी मैं शौक में था, बहुत बुरा लग रहा था। 2-3 दिन मुझे शौक रहा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, आई एम अ लॉयन, आई एम अ फकिंग लॉयन, आई हैव टू गेट बैक अप, आई हैव टू ट्राई अगेन, मैं इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगा। खैर अभी तो 2-3 दिन हुआ है मेरा रिजेक्शन हुए, और देखो मैं कितनी जल्दी मूव ऑन कर गया, मैं बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता हूँ। तो दिस वाज माय स्टोरी। इस इंटरव्यू से मैंने क्या सीखा? नंबर 1, बी टू द पॉइंट। आई समहाउ फॉरगॉट टू स्टे ऑन पॉइंट, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी थी जब उसने मेरे से पूछा कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके क्या प्लान्स हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा उससे ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिया कि मेरा घर वालों का इकलौता बेटा हूं, मैंने शादी करनी है। ये एक और चीज है, इस चीज को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। आपको बेसिकली अपने प्लान्स के साथ स्टिक करना चाहिए कि आप प्रोफेशनली करियर वाइज आप क्या प्लान्स परस्यू करने के ख्वाहिशमंद है, आपको सिर्फ उतना ही बताना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि यार सीजीपीएस ने मेरे से जब पूछा, काश मैं इसे ये भी बता देता कि मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप भी की है। और मेरा डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट का स्कोर आपको पता है मेरा कितना है? मेरा 150 स्कोर है, वो 160 में से मैंने 150 डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट दिए थे, जो कि टॉप 1% ही ले सकते हैं। और स्पेशली वो पर्सन तो बिल्कुल नहीं ले सकता जिसकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मैंने 150 स्कोर किया था एंड आई एम सो फकिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस। आई विल लाइक टू थैंक माई सेल्फ, या बट anyways, I am well prepared for next, and I believe that whatever happens, whatever Allah does to you is for your ultimate benefit. I believe that कि जो मेरे साथ होता है हमें हमारे बेहतरी के लिए होता है, और जो हमें नहीं मिलता हमें उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ 100 टाइम्स बेटर ही मिलना होता है। और ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, ये ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस चीज है जो कि मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा, और आपने भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की ही होगी। जस्ट विश मी बेस्ट ऑफ लक in comment section. And if you have to ask anything, feel free to ask me. And I hope to upload more videos soon. Thank you so much. See you soon. Bye.